डेथ हो रही है 30 जून को, मतलब कि पूरा अप्रैल हो गया, पूरा मई हो गया और पूरा जून हो गया। मुझे जो भी कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में 3 महीने की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 30 जून को उसकी जो है डेथ हुई है। तो 30 जून को ये अप्रैल मई जून पूरा पूरा। उसके बाद कहता है कि द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। हाँ जी। चलो पेपर तो सॉल्व करा लीजिए। हाँ वो भी करेंगे, वो मैंने अभी चेक नहीं करा है। उसके बाद कहते हैं कि बैलेंस शीट जो दे रखी है फर्म की, वो ये दे रखी है। तीनों की कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, एक्स का वाई का, इन दोनों का इधर है और जेड का इधर है। कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, दोनों ही अकाउंट दे रखे हैं क्वेश्चन में। बीपी भी है क्रेडिटर, मशीन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर बीआर कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है और मैंने को देखा बैलेंस शीट में, तो बटने वाली जो चीज़ है बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। इधर पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल नहीं है, और इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपका पी एंड एल डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जनरल रिजर्व कुछ नहीं है, बटने वाला कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। पहले कहता है द फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनरों ने ये डिसीजन लिया। अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी राइज्ड एट 5% ऑन डेटर। कह रहा है भाई डेटर पे 5% का प्रोविज़न बनाना है, रिवैल्यूएशन के लिए पॉइंट दे रखा है। वाइल मशीन इज़ टू बी डिक्रीज बाय 10%, मशीन 10% से घट रही है। फर्नीचर और स्टॉक 5% से बढ़ रहे हैं, और फर्नीचर बढ़ रहा है 5% से, स्टॉक बढ़ रहा है 10% से। एप्रिशिएटेड लिखा हुआ है, एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब घटना। रिवैल्यूएशन को पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। तीसरे में कहता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4200 रुपये आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, देयर फोर इट इज़ टू बी एडजस्ट थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कह रहा है एक 4200 रुपये का खर्चा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, जिसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए, प्रीपेड, और इट इज़ टू बी एडजस्टेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी। गुडविल की जो वैल्यू है वो 60,000 रुपये है, और एक्स और वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। ओल्ड रेशो भी दे रखी थी ऊपर मेरे को, और न्यू रेशो भी दे रखी है। इक्वली में साझेदार हैं, और पहले था 3:2:1। जेड मर रहा था, जेड की डेथ हो रही थी, ये तो रेशो चेंज हो रही है, ओल्ड भी है न्यू भी है, दोनों रेशो हैं आपके पास। अब क्या कहता है ज़रा ध्यान से सुनिए। अब कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 8,60,000। प्रॉफिट जो था वो 8,16,000 था, और जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज़ टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और जेड के प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो 2018 के प्रॉफिट के बेस पर ही करनी है, मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसके बेस पे ही हमको कैलकुलेशन करनी है, 8,16,000 के बेस पे ही। The fixed capital method is to be converted into fluctuating capital method by transfer the current account balance to the representative partner capital account। क्या कह रहा है ये? कह रहा है क्योंकि बेटा बैलेंस शीट के अंदर दोनों ही पार्टनरों के अकाउंट दे रखे हैं, कैपिटल भी दे रखा है करंट भी दे रखा है, तो जब भी दोनों अकाउंट होंगे, कैपिटल भी है करंट भी है, मतलब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल था। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इस चीज़ को पहले तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल फिक्स ही थी, लेकिन कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। पहले फिक्स ही था लेकिन अब हमने फ्लक्चुएटिंग कर दिया, मतलब अब पार्टनर की कैपिटल फिक्स नहीं है। और फ्लक्चुएटिंग कैसे कर दिया, जो जो पार्टनरों के करंट अकाउंट थे उनको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट कैसे होता है। कह रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक तो रिवैल्यूएशन बना दे भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दे, और प्रिपेयर सी एग्जीक्यूटर अकाउंट, सी मतलब प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सी मतलब जेड आएगा यहाँ पे बेटा, जेड की बात हो रही है, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टू शो डैट सी एग्जीक्यूटर वर पेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस
इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। पेमेंट जो जा रही है बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, साल में 2 बार ही जा रही है बेटा किस्त, 2 हाफ ईयरली, और प्लस 10% का ब्याज जा रहा है अनपेड बैलेंस पे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड 31 दिसंबर 2018। पहली जो किस्त है ना वो 31 दिसंबर 2018 को जाएगी। ये मुद्दा तो बहुत बात का है। पहले हम बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो तो बात का मुद्दा है। देखिए कौन कौन से पॉइंट थे रीवैल्यूएशन के, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट रीवैल्यूएशन के बेटा। प्रोविज़न की वैल्यू, डेटर पे प्रोविज़न बनाना है 5% का, तो बना देते हैं बेटा। डेटर पे प्रोविज़न 5% का, डेटर कितने के 50,000 के, 50,000 का 5% 2,500 होता है। प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, तो भाई लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो 2,500 से प्रोविज़न आ गया यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है बेटा मशीन की वैल्यू 10% से डिक्रीज़ हो रही है, तो मशीन कितने की है, मशीन 240 की है, तो 24,000 से मशीन डिक्रीज़ हो रही है। एसिड की वैल्यू घटती है तो डेबिट साइड। उसके बाद कहता है दूसरे पॉइंट में कि फर्नीचर 5% से और स्टॉक 10% से बढ़ रहा है, तो दोनों का निकाल लेते हैं बेटा। फर्नीचर का 5% कितना आएगा 7,500 और स्टॉक का आएगा 6400 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,500 और 6400 रुपये। उसके बाद कहता है तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट हो गया प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे मशीन की वैल्यू घट रही थी और इन दोनों की बढ़ रही थी, इन दोनों को क्रेडिट साइड पे डाल दिया क्योंकि बढ़ रही है, इसको डेबिट साइड पे डाल दिया, वो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही थी इसलिए वो डेबिट साइड पे आ गया। अब आती है बात सी पॉइंट की, कहता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है 4200 रुपये का। अब आप देखिए ऊपर तो बेटा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ही नहीं मेरी बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ तो कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ही नहीं। और आपको ये ध्यान रखना है ये क्या है, प्रीपेड एसिड है बेटा, प्रीपेड एसिड, तो ये तो मेरी बैलेंस शीट में ऊपर है नहीं, तो ये किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अनरिकॉर्डेड की तरह जो है ये ट्रीट किया जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसिड। तो अनरिकॉर्डेड एसिड किधर आते हैं बेटा, अनरिकॉर्डेड एसिड जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 4200 रुपये। जो शुरू की 3 एडजस्टमेंट थी मैंने उसके बिहाफ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना बना लिया। इधर का देखा मैंने 26,500 आ रहा है और इधर का मैंने देखा इधर का कम आ रहा है, 8400 रुपये इधर कम आ रहे थे। तो जब क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग कम आती है तो भाई वो लॉस के नाम से जानी जाती है। तीनों साझेदारों में ओल्ड रेशो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो इनकी ओल्ड रेशो थी जो कि क्वेश्चन के अंदर है 3:2:1। तो मैंने क्या करा, 8400 रुपये को, ये 8400 रुपये को 3:2:1 में विभाजित कर दिया, ये बन गया बेटा मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हम तीसरे चैप्टर से सीखते आ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सीखा है, एडवर्टाइजमेंट में भी सीखा है, रिटायरमेंट में भी सीखा है। तो हम यहाँ अपना, आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता होगा। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल क्या क्या है, एक्स वाई जेड, तीनों की ओपनिंग कैपिटल डाल दी। कहाँ से आती है बेटा, ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट दे रखा होता है, ये रहा, ये रहा, ये जो अमाउंट दे रखा होता है इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ये हमने यहाँ डाल दी बाय बैलेंस BD। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में जो ये जो लाइन बोली गई है, ये जब भी बेटा आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हो, इसका मतलब है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है। तो वो जी पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है वैसे तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स ही थी, लेकिन अब हमने उसको फ्लक्चुएटिंग कर दी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और कैसे कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफरिंग द, देखो क्या लिखा हुआ है, सबके करंट अकाउंट के जो जो बैलेंस थे उनको उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हमने उनकी कैपिटल को फ्लक्चुएट बना दिया। तो इस चीज़ को हम बेटा अपने अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, देखिए इन दोनों के जो अकाउंट है एक्स के और वाई के, वो तो इस तरफ है, लेकिन जेड का इस तरफ है। तो इन दोनों के जो अकाउंट है बेटा वो इधर ट्रांसफ़र होगा और इसका जो अकाउंट है वो इधर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बेटा अकाउंट्स के अंदर क्रॉस एंट्री चलती है। ठीक है, ये बात आपको जो है
ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे, इस चीज़ को हम जो है इस तरीके से हम यहाँ पे इसको शो कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल दी 240, 160 और 80। एक्स और वाई का तो इधर आएगा बेटा, क्या लिखा हमने, करंट अकाउंट, इसका तो इधर आ गया। और जो वाई जेड है, जेड का बेटा इधर आएगा, इधर 10,000 रुपये, क्योंकि उसका इस तरफ था एसिड साइड पे, तो उसका इधर डाल दिया और उन दोनों का इधर डाल दिया। ये हमने बेटा ओपनिंग बैलेंस डाल दिए सबके। और ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद जो करंट अकाउंट था उसको हमने जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा जी, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब क्या करते हैं भाई, जो ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्रॉस एंट्री चलती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, 4200 रुपये, 2800 रुपये और 1400 रुपये। रिवैल्यूएशन का लॉस भी ट्रांसफ़र कर दिया, ओपनिंग कैपिटल भी डाल दी, करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर दिया। सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे कर ली है भाई। अब बात करते हैं बेटा, कौन सा रिज़र्व दे रखा है ससुरे ने। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक रिज़र्व दे रखा है, हमारी नज़र से ये रह गया, ये लिखा हुआ रिज़र्व। एक चीज़ है बटने वाली बैलेंस शीट के अंदर रिज़र्व नाम से। तो रिज़र्व कितने का है बेटा, रिज़र्व है 60,000 रुपये का। तो जो बटने वाली चीज़ होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो किस रेशो में विभाजित हो जाती है, 3:2:1 में। तो मैंने इसको भी, रिज़र्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2:1 में। 30 इसको मिल गए, 20 इसको मिल गए, 10 इसको मिल गए। मेरा जितना क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमने जो है ओपनिंग कैपिटल डाल दी, करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, और रिज़र्व जो बटने वाली चीज़ थी हमने उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि जिस साझेदार की डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, और वो है बेटा जेड की गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, जेड की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, जेड के पैसे देने की एंट्री करनी है। ये सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट हमको करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सीखेंगे एक एक चीज़ को। पहले हम गुडविल की ही बात कर लेते हैं। गुडविल की अगर हम बात करें, मैं ये सब कर चुका हूँ। गुडविल की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है भाई गुडविल जो है ना 60,000 रुपये की है भाई, 60,000 रुपये की। तो अगर मैं जेड का शेयर निकालना चाहूँ गुडविल के अंदर कि जेड का शेयर कितना है, तो कैसे आएगा जेड का जो शेयर आएगा वो आएगा बेटा 60,000 इंटू में 1/6। तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आएगा। और ये जो 10,000 रुपये हैं, ये कौन देगा, ये जो 10,000 रुपये हैं ये बेटा एक्स और वाई देंगे, एक्स और वाई ये देंगे। किस रेशो में देंगे ये, यहाँ तो बेटा आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है और यहाँ तो आपको न्यू रेशो भी दे रखी है। भाई ओल्ड आपको दे रखी थी 3:2:1, ये ओल्ड थी, और न्यू भी आपको दे रखी है बेटा। न्यू जो है कह रहा भाई इक्वल के पार्टनर है साझेदार, तो 1:1। तो आपको सबसे पहले बेटा गेनिंग रेशो को यहाँ पे जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले गेनिंग रेशो को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए एक्स और वाई का ओल्ड न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा एक्स का जब आप निकालोगे, एक्स कुछ गेन नहीं कर रहा, एक्स का 0 आ रहा है, सिल सन्नाटा। सारा का सारा जो गेन कर रहा है वो वाई ही कर रहा है। तो वाई गेन कर रहा है बेटा। तो वाई जो है क्या कहते हैं, वाई जो है बेटा सारे के सारे पैसे देगा किसको, सारे के सारे पैसे वाई ही देगा इसको, जेड को। कितनी थी गुडविल बेटा, गुडविल की जो वैल्यू थी 60,000 रुपये थी, 60,000। उसमें हमने शेयर निकाला, इसका कितना आया था 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो जेड के गुडविल के जो पैसे बन रहे हैं, 10,000 रुपये जो जेड के गुडविल के पैसे बन रहे हैं, वो सारे के सारे वाई देगा, एक्स नहीं देगा, क्योंकि जब मैंने गेनिंग रेशो निकाली तो उसमें एक्स का कुछ भी नहीं आ रहा। तो बेटा हम उसको कैसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाई कैपिटल अकाउंट, और उसके जेड के 10,000 रुपये दे दिए हमने गुडविल के, और उसके खाते से यहाँ काट के दिखा देंगे बेटा जेड कैपिटल अकाउंट, और उसके खाते से ये 10,000 रुपये हमने यहाँ पे कर दिया, इसका बात यहाँ पे आ गई। अच्छा,
अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये गुडविल हो गई 10,000 रुपये की। अब बेटा हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी मैंने। अब बेटा हमें बात करनी है किसकी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। प्रॉफिट उसने बोला था कि कितना है प्रॉफिट पिछले साल का, 8,16,000 रुपये। 8,16,000 रुपये प्रॉफिट था भाई। तो अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, पिछले साल का जो 2018 का जो प्रॉफिट है वो है भाई 8,16,000। ये मुझे पहले ये देखना है कि 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 3 महीने का। तो 3 महीने का मैं प्रॉफिट जब निकालूंगा, क्योंकि मैं पहले तो 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 8,16,000 को क्या करना पड़ेगा, 8,16,000 को 3/12, 3/12 से क्या करना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ 8,16,000 3/12। तो बेटा मेरे पास 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 2,04,000। ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, ये 3 महीने का प्रॉफिट है। अब इसमें Z का शेयर कितना है वो भी निकाल लेता हूँ। Z का शेयर कितना है बेटा, Z का जो शेयर है वो है 1/6। तो इसको 6 से भाग कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको 6 से भाग करा तो बेटा कितना आएगा, तो आएगा 34,000 रुपये। 34,000 रुपये आएगा, मतलब कि Z के प्रॉफिट में जो हिस्सा बन रहा है वो 34,000 रुपये बन रहा है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कान खोल के। अगर आपको पीछे का कुछ मुद्दा याद है तो आपको, हमने पीछे जनरल एंट्रियाँ करनी सीखी है। मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी साझेदार की डेथ होती है तो उसके प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए जो अकाउंट ओपन होता है उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये कहते हैं। तो वहाँ पे हमने एंट्री सीखी थी, वहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे ऐसे, P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट, और क्या कहते हैं डेबिट टू जो भी पार्टनर की डेथ जिसको भी हो रहा था, मान लो Z, तो हम ये वाली एंट्री कर रहे थे P&L सस्पेंस डेबिट टू Z। ये होनी चाहिए थी बेटा, लेकिन ये वाली एंट्री हम कब करते हैं, ये वाली एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ये वाली एंट्री हम कब करते, ये वाली एंट्री हम तब करते अगर बेटा रेशो चेंज नहीं हो रही होती। इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे हैं तो ये वाली एंट्री, लेकिन यहाँ तो बेटा रेशो चेंज हो रही है। तो ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन करे थे प्रीवियस क्लास के अंदर, जब रेशो चेंज होती है तो ये एंट्री नहीं होती। फिर क्या एंट्री होती है, फिर एंट्री होती है जो गेनिंग वाला होता है ना, गेनिंग वाला जो है वो पैसे देता है डेथ वाले को जिसकी डेथ हो रही होती है। तो अभी मैंने नीचे गुडविल जब मैं निकाल रहा था तो वहाँ पे तो Y आया था, Y जो है गेन कर रहा था, X गेन नहीं कर रहा था। तो बेटा Y जो है ना, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, ये जो 34,000 रुपये आए हैं ये कौन देगा बेटा, ये 34,000 रुपये Y देगा Z को। ये एंट्री कब होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट कब ओपन नहीं होता, जब क्वेश्चन में रेशो चेंज हो रही होती है तो P&L सस्पेंस ओपन नहीं होता, तो होती है तो गेनिंग वाला डेथ को पैसे देता है। और जब रेशो चेंज नहीं हो रही होती, अगर रेशो चेंज नहीं हो रही होती तो यहाँ पे Y कैपिटल नहीं, यहाँ P&L सस्पेंस अकाउंट आता अगर रेशो चेंज नहीं हो रही होती। और अगर हो रही है तो फिर तो गेनिंग वाला डेथ वाले को पैसे देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा Y कैपिटल अकाउंट और Z के खाते में 34,000 रुपये डाल देंगे और यहाँ से हम उसको काट के दिखा देंगे। यहाँ दिखाएंगे Z कैपिटल अकाउंट और यहाँ आ गए 34,000 रुपये। ये वाले जो पैसे हैं बेटा Y कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के हमने अभी करे थे 10,000 रुपये और यहाँ से उसके खाते से हमने काट के दिखा दिए इसे। ये जो मैं समझा रहा हूँ P&L सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है इस वजह से, तो गेनिंग डेथ वाले को पैसे देगा। अगर रेशो चेंज नहीं हो रही होती, तो फिर यहाँ P&L सस्पेंस ही आता। अब बेटा अब मेरा जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, जो भी मुझे दे रखा था। एक बारी हम क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं। देखिए हमने जो है ABC, ये तो रिवैल्यूएशन के थे, बना दिया। गुडविल की कैलकुलेशन कर दी, जिसकी डेथ हो रही है वो भी कर दी। प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी, गेनिंग रेशियो निकाल दी। अभी नहीं बताऊंगा बेटा मैं, ऐसा नहीं है, नहीं। और जो फिक्स कैपिटल है उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया फ्लक्चुएटिंग में, ये हमने सब कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब जिसकी डेथ हो रही है, हमें क्या करना है, हमें जो है
उसको पैसे देने की, अब पूरे क्वेश्चन में उसको क्या क्या करना है, उसको पैसे देने हैं, क्या करना है उसको, सारा पैसा क्या कर देंगे बेटा, सारा का सारा पैसा, अब वो तो रहा नहीं, वो तो मर गया, तो सारा का सारा पैसा क्या कर दें, उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। कैसे करते हैं, इसका इधर का टोटल करेंगे 1,34,000 और इन दोनों डिजिट को माइनस कर देंगे 11,400 को। 1,34 में से जब 11,400 को माइनस करेंगे तो मुझे ये पता चल गया कि भाई Z का कितना बकाया बन रहा है, 1,22,600। सारे पैसे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने डाल दिए। और रही बात इन दोनों की, X और Y की, इसका क्या करना है, ये तो बेटा कंटिन्यू पार्टनर है अभी, इसका भी इधर का टोटल करेंगे 2,86, ये माइनस कर देंगे, इसका बैलेंस CD लिखते हैं, ये तो अभी कंटिन्यू पार्टनर है ना, इनका बैलेंस CD, इसका इधर का टोटल करेंगे 1,85, ये तीनों घटा देंगे, इसका ये आ जाएगा। जो X और Y है उसका बेटा बैलेंस CD आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू पार्टनर है। कैसे आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट वाला सब घटा देते हैं। और जो Z है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को पैसे दे दिए 1,34,000 और उसमें से ये वाले दोनों माइनस कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई Z को कितने पैसे देने हैं। मुझे 1,22,600 रुपये देने हैं Z के एग्जीक्यूटर को। अब जो है, अब ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आ जाते हैं ऊपर मुद्दे पे। अब मुद्दा क्या है, ये सारा तो मुद्दा हो चुका है। मुद्दा है यहाँ पे, कह रहा था भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, मैंने बना दिया। कह रहा था भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, मैंने वो भी बना दिया। अब कह रहा है एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना, एग्जीक्यूटर का मतलब जैसे मुझे लोन अकाउंट बनाना होता है वैसे ही मुझे अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो और जब तक उसको पूरी फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक, और पेमेंट कैसे हो रही है देखिए, कह रहा है 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, साल में 2 बारी पैसे जाएंगे 6-6 महीने के गैप पे, और 10% का ब्याज भी जाएगा जितना बैलेंस रह गया है। और जो पहली किस्त है ना, पहली किस्त वो 31 दिसंबर को जाएगी। अब यहाँ पे डेट का बहुत ज़्यादा चक्कर है बेटा। आपको सबसे पहले उसकी डेथ कब हुई है पहले ये देख लीजिए। डेथ उसकी जो हुई है 30 जून को हुई है, 30 जून को। तो अगर आप 30 जून से अगर आप 6 महीने लगाते हैं, देखो कब आएगा जून के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ से अगर आप 6 महीने लगाओगे ना बेटा, 6 महीने, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा दिसंबर। ठीक है, दिसंबर आएगा यहाँ पे। और जो कंपनी जो फॉलो कर रही है बेटा, वो कर रही है 31 मार्च। अब ज़रा भेजे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे डेट का बहुत ज़्यादा चक्कर है बेटा। ये मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा था जिसमें साल में 2 बारी किस्तें जाती है, तो ये वही क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, डेथ उसकी जो हो गई, डेथ उसकी हो गई 30 जून को, 30 जून को डेथ हो गई उसकी। ठीक है, लफड़ा देखो कहाँ पे पड़ेगा, 30 जून को उसकी डेथ हो गई और वो कह रहा है भाई साल में 2 बारी किस्त जानी है, और पहली किस्त दिसंबर में गई है। तो पहली किस्त अगर दिसंबर में गई है बेटा, यहाँ पे पहली किस्त दिसंबर में गई है, चलो दिसंबर में पहली किस्त दे देंगे, क्योंकि 6 महीने बाद जून में डेथ हुई है, तो 6 महीने बाद कब आएगा, दिसंबर आएगा। लेकिन अब दिसंबर के बाद मैं जिस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ बेटा, दिसंबर में पहली किस्त चली गई, अब तो 3 महीने बचे हैं मेरा साल ख़त्म होने में, और किस्त कब जाएगी बेटा, किस्त तो 6 महीने में जाएगी। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, साल ख़त्म होने में तो 3 महीने बचे हैं, पहली किस्त दिसंबर में चली गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद मेरा फाइनेंशियल ईयर बंद हो जाएगा और नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन अब किस तरीके से होगी ये आपको ज़रा समझनी, और यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे आपको डेट का बहुत ही ज़्यादा लफड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। सबसे पहले आपको ये जो एग्जीक्यूटर आया, Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,22,600, सबसे पहले बेटा ये ट्रांसफ़र होता है इस तरफ, जैसे लोन अकाउंट बनता है, मैंने बोला ऐसे ये भी बनेगा। किस डेट को बनेगा बेटा, ये बनेगा, डेट लिखेंगे हम, 30 जून की बात चल रही है, 30 जून की, 30 जून
को हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र करा 1,62,600 का, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, सबसे पहले जो है बेटा 6 महीने का जैसे लोन अकाउंट, सर हाँ जी, तो यहाँ ये लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहाँ पे, जेड कैपिटल अकाउंट लिख रहा है यहाँ पर। यहाँ ब्रॉड डाउन क्यों लिखोगे भाई। अब भाई ये अमाउंट कहाँ से आया है, वो तो जेड का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बन रहा है, यहाँ ब्रॉड डाउन कहाँ से आ गया, लोन अकाउंट में बीडी लिखाया था, बीडी कहाँ से आएगा, वो जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वही तो आएगा यहाँ पे। 30 जून को यहाँ आ गया उस कैपिटल का 1,22,000। अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले जो है बेटा, पहले यहाँ टाइम पीरियड का चक्कर है, पहले जो है बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो पहले तो 1,22,600 पे 10% और 6/12 हम कर देंगे। तो 6 महीने का मैंने इंटरेस्ट निकाला, कितना आया 6130, ये जो है 6130 आ रहा है अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप पहले सबसे पहले ये देखिए, उसने बोला 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किस्त जाएगी। पहले आप किस्त देखो कि किस्त जो है, किस्त कितने की बनेगी बेटा, किस्त का अमाउंट कितना है, 1,62,600 को 2 से भाग कर दीजिए। तो जब आप इसको 2 से भाग करोगे 61,300, 61,300 की जो है 61,300 की जो है किस्त जाएगी, ठीक है। 61,300 की किस्त जा रही है। और अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले तो बेटा मेरा जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर 10% 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आया 6150। पहले 31 दिसंबर के देखेंगे, ये पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, ठीक है, पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है यहाँ पे, और उसके बाद 31 दिसंबर को किस्त जाएगी। 61,300 का प्रिंसिपल अमाउंट और 6130 की क्या, 6130 का प्रिंसिपल, तो टोटल कितना हो गया 67,430। ये हो गया पहली किस्त चली गई। 6130 का कहाँ से आया था, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक किस्त का अमाउंट आ जाएगा। 61,300 की एक किस्त है और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 6 महीने का 6130, तो दोनों को जोड़ के 67,430, ये पहली किस्त चली गई, ये रही, ये आपने पहली किस्त दे दी। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अब दूसरी किस्त कब जानी है बेटा, दूसरी किस्त कब जाएगी, दूसरी किस्त जाएगी पहले आपको मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो मार्च में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, पहली किस्त दिसंबर में चली गई, दूसरी किस्त जाएगी जून में। भाई जब साल में 2 बारी जा रही है तो एक दिसंबर में जा रही है, तो 6 महीने कब होंगे दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में होंगे अगले 6 महीने। किस्त जाएगी जून में, लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बेटा पहले 31 मार्च को, अभी 3 महीने पेंडिंग है 31 मार्च के, अमाउंट कितना है 31,300, अभी मेरी किस्त बची हुई है, ठीक है। 31,30 जो है अभी मेरी किस्त बची हुई है। पहले आपको यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ जी, तो इसमें ये पूछ रहा है मतलब जो तो पहली बार जब इंटरेस्ट दिया जाए वो अप्रैल से काउंट होगा या जून से होगा सर? पहली बारी जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो मतलब जो पहली हाँ बार इंटरेस्ट कैलकुलेट जून से होगा ना भाई, जून से होगा। अरे अबे नौ, ये 6 महीने कैसे आया, भाई जून में डेथ हुई है तो 1 जुलाई से कैलकुलेट करो ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ये 6 महीने कैसे आए थे, ये 6 महीने 1 जुलाई से दिसंबर तक आया है। तो पहले तो ये पहली किस्त का कर दिया। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मेरा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा, तो भाई पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और अब अमाउंट कितना, एक किस्त तो दे दी, अब बची कितनी 31,300, उसका 10%, और ये 3 महीने कहाँ से आ गया, जनवरी फरवरी और मार्च, केवल 3 महीने का केवल कैलकुलेट करेंगे, पे नहीं करा, यहाँ पे ड्यू दिखाएंगे पहले केवल, बस यहाँ बस कैलकुलेट करके ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ कर देंगे CD, कैसे CD कैसे आता है, इधर का टोटल करके इस वाली डिजिट को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया 31 मार्च का CD। फिर ये अमाउंट जो है इधर आएगा,
इधर। अब ये कब आ गए हम, ये आ गए 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद फिर 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, ये 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, और अब किस्त जाएगी, किस डेट को जाएगी, 30 जून को। और 30 जून को कितना अमाउंट जाएगा, 61,300 का तो प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 3 महीने का ये और 3 महीने का ये दोनों को जोड़ के आएगा 3,065। ये जाएगी आपकी पूरी किस्त, 61,300 का प्रिंसिपल और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3,065 आएगा। तो ये अमाउंट जाएगा दूसरी किस्त। यहाँ पे आपको ये समझना है, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये कहाँ से आया। ऐसा सिनेरियो तब होता है बेटा जब साल में 2 बारी किस्त जाती है और जब हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही क्लोज़ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यही आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे डेट का और कैलकुलेशन का चक्कर होता है। दोबारा से देख लीजिए, पहले इतना अमाउंट मुझे इसको देना था, पहली किस्त 31 दिसंबर को जानी थी, तो मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, किस्त कितने की बनेगी, 61,300 की। कहाँ से आया ये 61,300, इसको 2 से भाग कर दिया क्योंकि 2 बारी किस्त जा रही है, तो 61,300 की किस्त है, 6 महीने का कैलकुलेट करा, ये पहली किस्त तो चली गई, 61,300 का प्रिंसिपल और 61,30 का इंटरेस्ट, तो ये टोटल आया ये पहली किस्त चली गई। लेकिन अब जो दूसरी किस्त जानी है वो 30 जून को जानी है, लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले यहाँ 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाते हैं और यहाँ सीडी कर देंगे, फिर ये सीडी अगले दिन ओपनिंग बनेगा और फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट, और जब किस्त जाएगी 30 जून को तो 61,300 का प्रिंसिपल और ये 3,065 कहाँ से आ गया, पहले का 3 महीने का और ये वाला 3 महीना, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे यहाँ से आया है ये 3,065, इतना इंटरेस्ट जाएगा ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक बारी का ही आ सकता है कि साल में एक बारी पैसे जा रहे हैं, एक बारी का अगर जाता है वो बहुत आसान होता है, उसमें तो कोई चक्कर नहीं, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये वाला ये नहीं आएगा उसमें बस इंटरेस्ट पे कर दिया अगले दिन बीडी, इंटरेस्ट पे कर दिया अगले दिन बीडी, वो नॉर्मल बनता है जैसे हम लोन अकाउंट बनाते हैं।